आपने सिविल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चंस आपको देखे होंगे और आपने टोटल कितने अटेम्प्ट करे होंगे ओवरऑल? सर मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट किए 108। तो सॉइल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे डीडीए जेईई के इस एग्जामिनेशन में। यस सर, सॉइल मैकेनिक्स में सर बेसिकली अब की बार डीडीए ने थोड़ा सा इजी रखा है। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा साहिल, में ये जानना चाहूँ। सर एसएससी जेईई और थोड़ा हरियाणा एसएससी। हेलो एवरीवन, सो गाइज आज डीडीए जेईई के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के भी ओवर हो चुके हैं और दूसरा दिन था एग्जामिनेशन का। बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए और इसी एग्ज़ाम के क्रम में जैसा कि हम लोग एनालिसिस में बता रहे थे बच्चों को कि कौन कौन से पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग के देखने को मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टेक्निकल पोर्शन के अलावा नॉन टेक्निकल पोर्शन भी जानना होगा कि नॉन टेक्निकल पोर्शन सर कैसा आ रहा है एग्जामिनेशन में, या फिर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा। तो गाइज़ आज मैं आपको डायरेक्टली मिलाना चाहूँगा साहिल से, और साहिल हमारे साथ आए हुए हैं और साहिल से पूछूंगा डायरेक्टली कि साहिल ने जो एग्जामिनेशन दिया उस एग्जामिनेशन में उनको कैसा लगा एक्सपीरियंस, कितने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में उनसे इजीली बन पाए, कितने क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगे। इसलिए क्योंकि साहिल हमारे पेड स्टूडेंट हैं और साहिल से जानना बहुत ज़रूरी भी है उन बच्चों के लिए जो अपकमिंग शिफ्ट में जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू और मैं आपसे पूछना चाहूँगा साहिल कि आपने डीडीए जेईई का एग्जामिनेशन दिया, 29 को एग्ज़ाम था आपका सेकंड Yes, शिफ्ट में, राइट? तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्ज़ाम सर अगर मैं बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट ही था। जो हमारा 28 को जैसा एग्ज़ाम देखने को मिला था, थोड़ा सा क्वांट वाला सेक्शन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे था क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस भी थे उसमें। और न्यूमेरिकल पोर्शन एज़ कम्पेयर टू पहले के जो आपके शिफ्ट हुई हैं उनमें, उनके कंपैरिजन में जो पहले 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। थोड़ा सा ज़्यादा बट जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे। फॉर्मूलाज अगर आपको रिमेंबर हैं तो आप इजीली उनको टैकल कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मैं अगर आपसे बात करूं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चंस आपको देखे होंगे और आपने टोटल कितने अटेम्प्ट करे होंगे ओवरऑल? सर मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट किए 108। अच्छा, और टोटल मतलब 120 यस में सर, 108 अटेम्प्ट किए यस सर। होंगे। ओके, 108 आपने टोटल काउंट नहीं करा होगा, टेक्निकल का कितना है, नॉन टेक्निकल का कितना है, एक रफली वो आइडिया होगा आपको? आई थिंक मैंने टेक्निकल पोर्शन में सर 7 नॉन टेक में सॉरी 7 to 8 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे छोड़े हैं बिकॉज जो मेरा थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पार्ट थोड़ा सा अभी इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था और क्वांट का मेरा थोड़ा रिवीजन नहीं हो पाया था। सो दैट्स वाई कि मेरे को जो उसमें डाउट था आंसर में, या फिर मेरे को लग रहा था कि ये टाइम टेकिंग है, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। तो लमसम ये मान सकते हैं साहिल कि ओवरऑल जो पेपर था उसमें टेक्निकल पोर्शन जो आपने अटेम्प्ट किया, टेक्निकल में मान सकता हूँ कि 70 के आसपास आपने करा होगा, क्योंकि आपने जैसा बताया कि 108 आपने, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन तो वही हो गए, तो 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में आपने टेक्निकल में अटेम्प्ट किया है। अच्छा, टेक्निकल की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग आप रेगुलर क्लास में अटेंड करते थे, रेगुलर क्लासेस लेते थे, चाहे सॉइल की क्लास हो, चाहे बिल्डिंग मटीरियल की क्लास हो, मेरी बात करो, चाहे आरसीसी प्रमोद सर की स्टील। बात करो। यस सर। तो मतलब क्लासेस से आपको मैं पूछूं, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको लग रहा कि क्लास करने के बाद ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी सर, डायरेक्टली वहां से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले और क्लासेस पढ़ के सफिशिएंट वहां पे कोई बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन? आपको कैसा फील हुआ? सर जो जो जैसे आपने पेड क्लासेस में या फिर आपके कुछ यूट्यूब के सेशन भी देखे हैं मैंने, जो फाइनल पंच वाला पार्ट था वो भी देखा है जिसमें, और उससे पहले एक सेशन हुआ था जिसमें आपने IAS 456 2000 का बिल्कुल, कंप्लीट आपने कॉन्सेप्ट सीरीज। कॉन्सेप्ट सीरीज करवाया था। सो आपको जैसे आपने अभी जो रिसेंट शिफ्ट में देखा है और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, आपको डायरेक्ट सीधा सीधा कोडल वैल्यू मेंशन करके IAS 456 2000 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी कितनी होगी, होनी चाहिए? हाँ, तो उससे रिलेटेड सर आपके 7 to 8 क्वेश्चन जो डायरेक्ट कोडल वैल्यू पे है। ओके। तो सर काफ़ी हैवी वेटेज है। अगर वो आपका 1 घंटे का सेशन, उसमें अगर कोई कर ले तो वो 7-8 क्वेश्चन तो सर बिल्कुल इजीली सॉल्व सीधे हो ही गए। कर पाएगा। और अगर देखा जाए तो सर टाइम के अकॉर्डिंग 1 घंटे में अगर 7-8 मार्क्स आ रहे हैं सर किसी के, वो भी श्योर कि मतलब उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, तो सर काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, मतलब आप ये बता रहे हो कि यूट्यूब के जो सेशन है वो भी बहुत हेल्पफुल होते यूट्यूब हैं, के भी सेशन सर बहुत हेल्पफुल और हैं। पेड क्लासेस के लिए तो कंसेप्ट वगैरह आप लोग वहाँ डेफिनेटली से सर। पढ़ते ही होंगे। सॉइल मैकेनिक्स को लेके, सॉइल मैकेनिक्स चूंकि मैंने आपको पढ़ाई है, यस आरसीसी सर। भी मैंने पढ़ाया, सर्वेइंग कराया है, तो सॉइल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे डीडीए जेईई के इस एग्जामिनेशन में। यस सर, सॉइल मैकेनिक्स में सर बेसिकली अब की बार डीडीए ने थोड़ा सा इजी रखा है सॉइल मैकेनिक्स वाले पार्ट को।
आपके जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है और जो कंसोलिडेशन है, वर्टिकल स्ट्रेस इन है। वर्टिकल स्ट्रेस, इनसे काफ़ी लिमिटेड एक या दो Question. क्वेश्चन देखने को मिले। ओके ओके। बट आपके जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, जैसे सॉइल वाटर रिलेशनशिप है, क्ले मिनरल्स है, और आपके प्रॉपर्टीज से प्लास्टिसिटी मतलब, चार्ट्स ओके ओके, और नॉमेनक्लेचर, हाँ आईएस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्लासिफिकेशन। उनसे रिलेटेड मतलब आपके मोस्टली क्वेश्चन आपको आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन तो वहीं से आपको देखने को मिल गए थे, क्योंकि सॉइल का हल्का सा वेटेज कम हुआ है इस वाले शिफ्ट में। एग्जामिनेशन में तो ओवरऑल मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ जैसा कि आप बता रहे हो, और बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं जो इन एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, गाइज देखो, साहिल का जो एक्सपीरियंस था टेक्निकल में, मैं हार्डली ये बोलूँगा कि टेक्निकल पोर्शन जो है जेई एग्जामिनेशन के लिए आप 3 से 4 महीना बहुत कंटिन्यूस एफर्ट देके अगर आप पढ़ते हो तो उन सारे टेक्निकल पोर्शन को आसानी से टैकल कर सकते हो, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो। ओवरऑल टेक प्लस नॉन टेक किसी स्टूडेंट को जेई की प्रिपरेशन करनी है ना, तो 6 महीने से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेडिकेटली आप 6 महीने आप देते हो, 6 मंथ में आप टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक कायदे से कंप्लीट कर सकते हो गाइज। साहिल, मैं पूछूंगा आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते रहते हैं कि टेक्निकल सर हमारा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी बीटेक या डिप्लोमा होल्डर हैं तो टेक्निकली पढ़ते हैं, नॉन टेक में करंट अफेयर, जीके, जीएस ये रिलेटिवली वीक रह जाता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या फील होता है, और कितना घंटा आप पढ़ते हो इन सब्जेक्ट्स को जो टेक्निकल के अलावा जो बाकी नॉन टेक है? सर जो फाउंडेशन बैच में हो रही हैं मोस्टली, मैं जैसे अभी रिसेंटली दीपमणि सर ने बायो के सेशंस अपने बिल्कुल। कंप्लीट किए हैं, अभी फिजिक्स उन्होंने स्टार्ट करवा रखा है, तो उनके भी सेशन काफ़ी इंगेजिंग थे, मतलब लोगों को काफ़ी उनको देख के आपको बहुत अच्छा लगा सेशंस को, और उनमें काफ़ी नॉलेज थी, और हमने उसके बाद क्वेश्चंस भी किए, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन उनमें से सॉल्व हो रहे थे, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट बुक से ट्राई भी किए हैं। करंट अफेयर्स का सर थोड़ा मेरा साइड भी थोड़ा वीक है करंट अफेयर्स से, क्योंकि मेरे को सर थोड़ा सा करंट अफेयर्स में एक ये लगता है कि मैं जैसे अगर फाइनल एसएससी जेई का अगर मैं एग्ज़ाम टारगेट करूं तो 12 से 15 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, बिल्कुल। और उसके लिए सर मैं थोड़ा सा डेली 1 घंटा निकालूं और 6 महीने में 180 दिन 180 घंटे उसके लिए निकालूं, तो सर वो मेरे को थोड़ा सा वो जस्टिफाइड चैलेंजिंग नहीं लगता है, लगता। मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक लक्ष्य है, जैसे मेरे आपके पास एग्जामिनेशन 6 महीने बाद है, यस सर। और आप सोचते हो कि करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट को, जिसका वेटेज 10 से 12, जो कि कम नहीं होता है, और 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन के लिए डेली 1 घंटे आप समय दे रहे हो, वो डेली का 1 घंटा कहीं ना कहीं बच्चों को हेक्टिक लगता है, इसलिए वो देना बंद कर देते हैं। सर मेरा बेसिकली उससे लेके ये है कि मैं जो आपके मंथली जो बुक्स आती हैं या फिर ईयर बुक आती है, हाँ हाँ, ईयरली आती है, उसमें 6 मंथ की आती है। उसमें आप अगर उसको सही से अगर आप 4-5 दिन पढ़ोगे और 2-3 दिन आप उसको रिवाइज कर लोगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी उसी में क्वेश्चन होंगे अगर आप वो सॉल्व कर लोगे, तो आई थिंक आपका जो वो 10 से 12 मार्क्स में से आपके 6 या 7 मार्क्स तो हो जाएंगे। तो आप उतना टाइम मैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने बिल्कुल में, बिल्कुल या फिर मैं अपना रीजनिंग पोर्शन में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिल्कुल। सर। लेकिन देखो साहिल, जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक इम्पोर्टेंट है बात सर वो जरूर भी। बोलना चाहूँगा, पॉइंट बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि 10 से 12 क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर्स के अलावा जीके, जीएस, ये पूरा का पूरा जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है ना, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे बच्चे इस नॉन टेक से ही दूर भाग जाते हैं, कई बार मैंने ये नहीं देखा सर, है। वो तो हाँ, आप हिस्ट्री पॉलिटिक्स और ये तो पॉलिटी ये तो अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड बिल्कुल नहीं कर क्योंकि सकते ये हैं। आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आती है। बिल्कुल साथ में आपके और रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल साइंस है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिल्कुल बायो, बिल्कुल। ये भी सर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे दीपमणि सर हमें पढ़ा रहे थे बायो, तो उन्होंने वो भी कहते थे हमें कि आप तो आधे डॉक्टर बन गए अब तो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल में जैसे पूरी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे काफ़ी डिटेल में करवाए हैं, डिसीज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में करवाए वो सब। तो ओवरऑल अगर मैं समझूं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जामिनेशन को, जैसे आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने समझा, और मैंने जो एनालाइज किया एज अ टीचर, जो बहुत समय से आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइड कर रहा हूँ, तो किसी भी पोर्शन को अगर मान लो, सपोज करो कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेके नहीं पढ़ना है।
आपको ऐसा लगना है कि जैसे आपने बोला ना कि डेली लाइफ का पार्ट है इसलिए हमने बायो पढ़ लिया, इसको भी आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा कि करंट अफेयर हो, चाहे जीके हो, चाहे कोई सा भी पोर्शन हो, टेक्निकल तो आपके ब्लड में आ जाना चाहिए। जैसा मैं बोलता हूँ क्लासेस में भी कि टेक्निकल तो ऐसे पढ़ो कि जैसे कि उसको ऐसे बर्डन की तरह याद करने की जरूरत ना पड़े, सीख रहे हो। और सिविल इंजीनियरिंग के सारे ही सब्जेक्ट, जैसे मैं बात करूँ सॉइल मैकेनिक्स की, बिल्डिंग मटेरियल की, हाईवे की, आसपास देखोगे तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिविल से रिलेटेड दिखाई जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऐसा जगाओ कि प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो और सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो। इस तरीके से कुछ हम अगर इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो डेफिनेटली हमारा एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। जैसा कि आपका डीडीए जेई का बहुत अच्छा एग्जामिनेशन हुआ है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा साहिल, मैं ये जानना चाहूँगा। सर एसएससी जेई और थोड़ा हरियाणा एसएससी के लिए HSSC, यस सर। ओके। तो मतलब हरियाणा में तो अभी वैकेंसी आई हुई है अभी Yes, फिलहाल, जिसको आप टारगेट कर ही रहे होगे, और चूंकि आप भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हो, तो हरियाणा का एग्जाम, जेई का एग्जामिनेशन आपके लिए बिल्कुल एक टारगेटिव एग्जाम है। साथ साथ में एसएससी को तो टारगेट करने वाले मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंजीनियरिंग एस्पिरेंट नहीं होगा जो टारगेट नहीं करता होगा। यस सर। तो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है? आप पेड बैचेस में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो। बहुत ही शॉर्ट और कम शब्दों में मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने वीक पोर्शन पे जरूर वर्क किया होगा या फिर करना होगा आपको। यस सर। तो कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिस पे आप वर्क करना चाहते हो और क्या हेल्प चाहते हो अड्डा 24/7 की तरफ से? सर बेसिकली एक तो मैं चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक फीडबैक है कि सैटरडे को अगर हम एक डाउट सेशन कभी कभी बिल्कुल। ऑल्टरनेट वीक्स पे, या फिर उसमें थोड़ा सा डाउट या फिर थोड़ा क्वेश्चन जो कभी कभी एक ये होता है एक कि मतलब आप आप सोच रहे सब्जेक्ट हो से थोड़ा डाउट हट के सेशन, हाँ क्वेश्चन हाँ, आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका जो नॉर्मल, आपकी जो एसएससी में नॉर्मल फॉर्मेट चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन बिल्कुल आता है, बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल ट्रिकी हो जाता है बिल्कुल। क्वेश्चन। तो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा, जिससे थ्योरेटिकल बेस्ड वाले। थ्योरेटिकल बेस्ड भी हो, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो, क्योंकि मेंस भी सर, अल्टीमेट गोल तो मेंस भी बिल्कुल देना बिल्कुल ही है सर। 100%, जो कि फाउंडेशन बैच में उसको ध्यान में रखते हुए यस सर। चलाया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली एक थोड़ा ये है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के चलते हैं कि हमें पहले प्री के लिए प्रिपेयर करना है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपको दोनों एग्जाम के लिए एक साथ प्रिपेयर करना है। 100%। आप सिर्फ उस टाइम पे रिवाइज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप बोल मतलब आप अपनी प्रैक्टिस करें उस टाइम पे, मेंस के टाइम पे, जो प्री से लेके आपका मेंस का टाइम मिलेगा आपको, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो थोड़ा सा। बट आप प्रिपरेशन ये सोच के चलो कि ये जो 6 महीने हैं आपको सारी प्रिपरेशन करनी लेनी, अपने सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने। उसके बाद सिर्फ आपको जो लास्ट का टाइम बचेगा, प्री से भी 1-2 महीना पहले जो आपके पास टाइम बचेगा, उसमें सिर्फ आपको मॉक और रिवीजन करनी है। बिल्कुल। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूंगा, जैसा अभी साहिल ने भी बोला, और वो चीज़ डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हो भी गई है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ से दिखने लगेगी। एक डाउट सेक्शन का ऐप में भी आपको दिखेगा। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी हम लोग सेशन लेकर आएंगे, जो एक डाउट होगा जिसमें स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन, स्टूडेंट का क्या आउटपुट आ रहा है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, जो कि रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। और साथ साथ में जैसा साहिल ने बोला ना, मॉक टेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम पे। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट दे रहे हो तो सब्जेक्ट के साथ साथ एक एक मॉक देते जाओ, बीच बीच में एक एक मॉक आप देते रहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सब्जेक्टिव टेस्ट बिल्कुल, भी आप सब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्ट जैसे वाइज। होते हैं वो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जितने भी बच्चे एसएससी जेई देने जा रहे हैं, एसएससी जेई एग्जामिनेशन 2023 का टारगेट कर रहे हैं, उन सभी को एक ही सजेशन है गाइज कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप डेली पढ़ोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आप 2 महीने बहुत रिग्रेस स्टडी करके सोच रहे हो कि सिलेक्शन ले ले। बहुत रेयर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो 2 महीने में बच्चे ने पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लिया। जेई एग्जामिनेशन की विशेष बात यही है कि टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को कंबाइंडली लेके चलना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच साहिल, हमारे साथ यहाँ पे अपना समय देने के लिए और जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके Thank you, फ्यूचर sir. के लिए, डीडीए जेई के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।